So hello everyone, this is विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सेल, जो कि पार्ट 2 होने वाला है। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने पहले ही 15 मिनट की वीडियो में कवर कर लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। तो यदि आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो फर्स्ट का हमारा है सेल के शेप एंड साइज पे। क्या जो हमारी सेल होती है उसका शेप और साइज डिफरेंट वेरी करता है? तो आंसर होगा जी हाँ। हर सेल अपना अकॉर्डिंग टू नीड अलग अलग होती है। जैसे यदि मान लें कि जैसे हमारे ब्लड का होता है, तो चलिए इससे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होने के वाली है। तो यदि बात करें सबसे बड़ी कोशिका यानी कि साइज में कितना बड़ा मतलब, और यदि बात करें लॉन्गेस्ट की तो लेंथ की बात करें, सबसे पहले देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होने वाली है। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है हमारी नर्व सेल। वही यदि लार्जेस्ट सेल की बात करें यानी कि आकृति में लार्जेस्ट है, तो हमारी जो लार्जेस्ट सेल वो हुई ओस्ट्रिच, बोले तो शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर वहीं स्मॉलेस्ट सेल की बात करें यानी कि साइज में, ये तो लार्जेस्ट हो गई, ये हमारी लॉन्गेस्ट है लंबी में। अब वो बोलते हैं सबसे छोटी कोशिका होने वाली है। तो स्मॉलेस्ट सेल हमारी है माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं थोड़ा सा ह्यूमन के टर्म में लें तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होता है मेल का आपका स्पर्म। ह्यूमन बात करते हैं, मेल का जो स्पर्म आपका है वो सबसे छोटी कोशिका होने वाली है। तो वहीं फीमेल का जो ओवा देखेंगे वो हमारी बड़ी कोशिका होने वाली है। फीमेल में ओवा लार्जेस्ट बोल सकते हैं इसको। तो ये जो रहा हमारा साइज में वेरी करता है। तो फिर देखते हैं क्या शेप में भी कुछ वेरिएशन आता है। तो हाँ, शेप में भी आता है। यदि बात करें WBC तो हमारी होती है क्यूबाइडल एपिथेलियल शेप की। तो वहीं RBC की बात करें तो हमारी होती है बाइकॉन्केव शेप, डबल डिस्क का स्ट्रक्चर होता है बाइकॉन्केव। फिर वहीं नर्व सेल की बात करें तो नर्व हमारी होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो रहा ओवरऑल अबाउट उनकी कितनी बड़ी होती है छोटी होती है शेप में। अब बात करते हैं अब सेल को देखने वाले हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को, वो भी डायग्राम के साथ। तो डायग्राम बिल्कुल आसान सा होने वाला है और एक एक चीज़ समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। इधर होने वाली हमारी एनिमल सेल, इधर देखेंगे प्लांट सेल। तो ये रहा हमारा टोटल सेल का डायग्राम। इधर एनिमल सेल, इधर प्लांट सेल। दोनों में थोड़ा सा एक बार फिर डिफरेंस देखिए ओवरव्यू, फिर में जो भी कुछ ऑर्गेनल्स हैं एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। तो जो सेल वॉल है केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, जबकि एनिमल सेल में नहीं मिलती। और दूसरी सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। रेक्ट्यूल है जो केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। वहीं यदि बात करें क्लोरोप्लास्ट, वो कन्फर्म पूरा प्लांट सेल में ही, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। और बाकी के जो भी ऑर्गेनल्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी दोनों में। तो एक बार दोनों का ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सब टॉपिक वाइज समझेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या है, ये जो भी ऑर्गेनल्स में सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, केवल झिल्ली की तरह की होती है।
आप सेल वॉल की बात करें तो केवल प्लांट सेल में मिलती है और जो हार्ड होती है, रिजिडिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज वेल एज स्ट्रक्चर देता है। फिर वहीं वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल प्लांट सेल का 70 से 80% आपको ऑक्यूपाई करता है, जिसमें एंजाइम्स कुछ होती हैं एंड वाटर होता है। और लाइसोसोम में देखें तो दोनों में पाया जाता है, और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं खुद को गला करके। फिर बात करें न्यूक्लियस में, दोनों में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस है एंड नीचे गोल्गी बॉडी, दोनों में मिलता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर वही माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि आपका पावर हाउस सब सेल है, जो कि सब लोग जानते हैं, यहीं से आपकी एनर्जी बनती है। तो ये तो डायग्राम के माध्यम से टोटल ओवरव्यू। अब देखेंगे एक एक करके हर ऑर्गेनल्स को, चलिए देखते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है, प्लीज़ कॉपरेट कर लीजिए। टास्क मिला यदि 1 के कंप्लीट हो जाता है जब तक, तो हमें बड़ा वाला बोर्ड मिलने वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये क्या होती है, दोनों में आपको मिलेगी, प्लांट सेल में भी एंड एनिमल में भी। तो फर्स्ट ऑफ देखते हैं क्या है, तो इट इज़ अ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये जो सेल थी आपकी, उसके ऊपर का एक झिल्ली नुमा है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स अंदर बैठे हुए हैं। तो ये फर्स्ट हो गया आपका आउटर कवरिंग है। सेकंड देखते हैं सिलेक्टिव परमिएबल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव परमिएबल बोले तो जैसे कुछ तो चाहिए ना कि सेल में कोई बाहरी फॉरेन चीज़ ना जाए, न अंदर से कोई ज़रूरी चीज़ तो बाहर ना आ जाए, तो इनको सेलेक्ट करती है किसको जाना है किसको नहीं जाना है। तो एक प्रकार सिलेक्टिव, और यहीं से आपका ऑस्मोसिस डिफ्यूजन भी होता है, जिसको आगे टॉपिक में देखने वाला है क्या होता है ऑस्मोसिस और क्या होता है डिफ्यूजन। तो यहाँ हो गया आपका सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और थर्ड पॉइंट देखें तो लिपिड एंड प्रोटीन, ये जो बनी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। तो वहीं सेल वॉल यदि देखें तो सेलुलोज की होती है। अब देखते हैं सेल वॉल क्या होने वाली। सेल वॉल जो है आपको केवल प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगा। और ये क्या है, नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग, यानी कि ये निर्जीव है और आउटर कवरिंग ये भी है, और क्या करती है आपका, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसको स्ट्रक्चर देती है। और ये केवल प्लांट सेल में ही मिलेगी सेल वॉल, ये इसका मेन एक्सेप्शन पॉइंट है। और ये जो है प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है, और वहीं जो भी सेल वॉल जो है कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है, जैसे फंगी, बैक्टीरिया एंड तो जिसमें बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बनी होती है, तो वहीं फंगी की काइटिन की बनी होती है। तो ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो अब देखते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होने वाला है। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चीज़ शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। ये क्या हमारा है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड सीट्स विद इन द सेल। जैसे अभी सेल यहाँ डायग्राम कुछ बना था इस प्रकार का था ना, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया उधर कुछ, तो यही हमारा होने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, बेसिकली एक पिलर टाइप कुछ होता है, जो कि सेल में बीच में न्यूक्लियस आपका है, तो अगल बगल से कुछ खड़ा करता है कि सेल अपना कोलैप्स ना हो, उसको एक शेप मिल सके। तो ये क्या बोल रहा है अभी कि नेटवर्क होता है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स होगा तो पिलर टाइप कुछ था, एंड सीट, वही हाँ पिलर एंड सीट्स। बेसिकली इसको ऊपर से देख रहे हैं डायग्राम को, तो कुछ हमें इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो यदि ऊपर से लॉन्गिट्यूडनली उसको देखें तो हमें कुछ पिलर टाइप का दिखेगा और सीट टाइप का, तो उसी को बोला है पिलर एंड सीट्स। अभी जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है बिल्कुल वही, बस जहाँ पर राइबोसोम आपको मिल जाएगा। अब राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम जो आपका होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, इसको आगे बात करेंगे। तो इसी पे जहाँ पे यदि राइबोसोम लग गया, अब होता तो एक ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बस उसको पोर्शन बांट देते हैं, जिधर राइबोसोम आ गया उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाला मीन्स में तो अभी बताएं कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, तो सेम वही हो गया कि जो रफ वाला है, तो रफ साइड इसको क्यों बोलें, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम आ गया तो उसको रफ साइड वाला बोलेंगे। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन का सेंसलेशन करता है, तो वहीं जो स्मूथ है, अब मान लीजिए इस साइड रफ हो गया, कुछ जहाँ पे राइबोसोम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला जो पोर्शन आपका होगा इसमें से कुछ, तो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड और फैट का सिंथेसिस करता है। तो ये रहा हमारा राइबोसोम। एक बार और देखते हैं, राइबोसोम ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पिलर्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को सेफ मेंटेन करने में होता है। और ये दो टाइप्स का होता है, टाइप्स बिल्कुल एक ही होता है,
बस जिस साइड राइबोसोम लग गया उसको रफ एंडोप्लाज्म बोलेंगे, तो वही जिस साइड यदि बच गया उसे सॉफ्ट स्मूथ या फिर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जो रफ साइड है जिस पर राइबोसोम लगा है, तो राइबोसोम को हम जानते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, तो इसलिए ये आपका प्रोटीन संश्लेषण में काम करेगा। तो वहीं जिस साइड नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो आपका हो जाएगा लिपिड एंड फैट का सिंथेसिस करेगा। अब बात करते हैं क्या हार्मोन्स की उसमें कुछ होती है, तो ये जो रफ वाला होता है ना, यही आपका हार्मोन एंड एंजाइम में भी कुछ रोल निभाता है, तो वहीं स्मूथ वाला जो है उसका कोई रोल नहीं होता है। अब आगे देखते हैं और जो भी कुछ ऑर्गेनल्स हैं। तो जो थर्ड पे हमारा ऑर्गेनल आता है दैट इज गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी को पहले देखते हैं, उसका जो गोल्गी बॉडी को सर्च किए थे वो है हमारे कैमिलो गोल्गी। नाम से पता चलता है गोल्गी बॉडी, तो कैमिलो गोल्गी। अभी होता क्या है पहले समझते हैं एक बार, फिर बोर्ड पे देखिएगा। जो गोल्गी बॉडी हमारी होती है ना, ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट पैरेलली होती है और बिखरी होती है पूरे सेल में। इसका मेन काम क्या होता है, ये कुछ स्टोरेज भी करते हैं जैसे प्रोटीन वगैरह का, और जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का इसका काम होता है। अभी मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए अभी टीचिंग कर रहे हैं, ठीक, इनकी राइट कर रहे हैं, तो अभी इनकी पूरे बॉडी उससे ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी, तो वहाँ क्या है हमारे, अभी हमारे टंग को चाहिए, हैंड को चाहिए। तो अब बोलेंगे कि भैया तब से हम लगातार कर रहे हैं तो हमें भी तो एनर्जी चाहिए, लॉस हो जाएंगे। तो फिर ये जो गोल्गी बॉडी है ना, ये जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है या फिर नीचे के पोर्शन से और कहीं से भी जो भी कुछ एनर्जी होगी, प्रोटीन वगैरह, तो इसको ट्रांसपोर्ट करके लाएगी हमारे जिस ऑर्गन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और ये कुछ कुछ स्थितियों में यानी कि आपको स्टोरेज का भी काम करती है। तो आइए देखते हैं क्या बुक कहती है। सो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रफली पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वही बिखरी होती है इधर उधर पूरे सेल में पैरेलली अरेंज होती हैं। फिर है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, यही मेन इसका है। पैकेजिंग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपका मेन पोर्शन होने वाला है। तो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी और पैकेजिंग, यानी कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आता है विच सेल ऑर्गेनल फैसिलिटेट द पैकेजिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्गी बॉडी। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, वही इसका पैकेजिंग भी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो पहले बोले हैं। फिर आगे रोल इन लाइसोसोम फॉर्मेशन, और जो लाइसोसोम होता है उसको बनाने में भी इसका कुछ रोल होता है। अब आगे देखेंगे लाइसोसोम होता क्या है। फिर फंक्शन स्टोरेज, तो वही सब बात होगी कि आपको स्टोर करता है, एंड मेन इसका पोर्शन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है गोल्गी बॉडी। अब सेकंड देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग, लेकिन मैं तरफ से इसको इंडियन आर्मी मानता हूँ। तो सुसाइडल बैग क्या होता है बेसिकली ना, ये इसमें कुछ एंजाइम्स भरी होती हैं कि जो सेल, मान लीजिए अभी कोई सेल डैमेज हो गई या फिर कोई काम नहीं कर रही, इसका काम होता है कि सेल को देखते रहो कौन काम करी कौन नहीं काम करी, या फिर कोई बेकार तो नहीं पड़ी है। तो जो भी सेल यदि आप काम नहीं करेंगे तो वहाँ पे इसका काम क्या होगा, उनको डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि कहीं आप हटो कोई दूसरी काम आ गया। सही बात किया, यदि नहीं रहेगा तो फिर जो सेल डेड हो गई हैं वो भी बॉडी में ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो फिर क्या होगा, डिवीज़न वगैरह नहीं होगा या फिर कुछ बड़ी आप प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो क्या करेगा, जो भी सेल ऑर्गेनल्स काम नहीं करेंगे उनको ये फोर्सफुली काम करवाएगा, यानी देखते रहेगा, और जो काम नहीं किया उसको साइड कर देगा, यानी कि उसको एंजाइम छिड़क के खत्म कर देगा उनको। और इंडियन आर्मी इसलिए इसको बोला हूँ, यदि कुछ बड़ी यदि स्थिति आ जाती है, जब देखेगा कि एक से ज़्यादा लोग मतलब 4-5 ऑर्गेनल सब खत्म हो रहे हैं, तो कहेगा इस ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो ये काम करेगा खुद ही भ्रष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना दुश्मनों से यदि जब ज़्यादा संख्या में आ जाता है तो क्या करती है, या तो खुद को ही खत्म करने में वहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन होता है। तो ऐसे ही हमारा लाइसोसोम, हाँ लाइसोसोम जो है खुद को भ्रष्ट कर लेगा, कहेगा कि अब सेल ऑर्गेनल्स ज़्यादा मात्रा में खराब हो रहा है, अभी खुद काम करते हैं कि अभी खुद ही भ्रष्ट हो जाते हैं, तो खुद फट करके पूरे सेल को खराब कर देगा। अब बोलोगे कि अब मान लीजिए खराब हो गया तो डाइजेस्ट वगैरह, जब कोई ऑर्गेनल खत्म हो गया तो फिर उसको क्लीन भी तो करना चाहिए, तो वही एंजाइम्स वगैरह इसके कुछ समय लगेगा, फिर सारे ऑर्गेनल्स खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म होंगे तो फिर वहाँ का सेल क्या होगा। अब क्वेश्चन आता है, तो जो बगल की जो भी कुछ बचे हुए होंगे वो अपना धीरे धीरे समय दे करके इसको कुछ समय बाद रिकवर कर देंगे, यानी कि सारी सेल वहाँ से क्लीन हो जाएगी और वहाँ से फिर नई सेल आ जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। सो लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। फिर क्या है, फील्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम, वही इसमें एंजाइम फीड होती हैं जो कि क्या करती हैं, डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल एंड मेंटेन द क्लीननेस ऑफ द सेल। थर्ड पॉइंट कहता है ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिमिलर, वही एंजाइम जाएगी जो भी कुछ बड़े सब्सटेंसेस हैं उनको तोड़ने का काम करेगी छोटे छोटे में, वही जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गए थे उनको तोड़ेगी। फिर ये क्या था कि डाइजेस्टिव इसमें एंजाइम, ये मेन आपका इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरी होती हैं, और जो डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, कोई यदि फॉरेन आ जाता है उसको भी, और खुद की वही जो सेल खराब हो गई हैं
उनको भी डाइजेशन में काम करेगा और इसका क्लीननेस का काम होता है। और इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली। ये तो रहा हमारा गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम। अब आगे देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनल होने वाला है वो क्या है हमारा, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। पहले वैक्यूल को देखते हैं। वैक्यूल जो है ना केवल आपका प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं होता है। ऐसा कुछ डायग्राम था ना सेल में, जब न्यूक्लियस वगैरह है 70 से 80% जो भी कुछ पोर्शन होता है ये हमारा वैक्यूल होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द वाटर वगैरह भरे होते हैं। और इसका काम क्या होता है, जो भी सेल में यदि वाटर लेवल की डिफिशियंसी होगी तो यहीं से प्यास व्यास का में अनुभव होता है। और फिर ये भी स्टोरेज का कुछ काम करता है, तो देखते हैं क्या है। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस टू प्रिवेंट सेल फ्रॉम कंटामिनेशन। हाँ, और ये सेल में जो भी कुछ अलग यदि एक्स्ट्रा सब्सटेंस बन जाता है तो उनको भी क्या करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा। जो टर्म आपका वैक्यूल है ना, एक टर्म निकल के आएगा जिसका अर्थ होता है वैकेंट। वैकेंट या एम्प्टी, जो एज ए डस्टबिन का भी काम करता है। तो करेगा क्या है, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस टू प्रिवेंट सेल फ्रॉम द कंटामिनेशन। जो भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ बच गया सब्सटेंस सेल का उसको इकट्ठा करेगा एज ए डस्टबिन की तरह। तो सेकंड क्या बोल रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड वाटर मिनरल रिक्वायर्ड बाय द सेल फॉर द फ्यूचर यूज। जब इसमें सेल को यदि वाटर तो चाहिए ही चाहिए, 70-80% इसमें पूरा फिल होता है वाटर। और क्या करेगा, फूड का भी स्टोरेज करेगा, मिनरल का भी, और भी जो भी सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होंगे सेल को उनका क्या करेगा, स्टोरेज भी करेगा। फॉर द फर्दर नीड, यदि जो भी आगे यदि जरूरत पड़ेगा सेल को उस चीज़ का, तो उसके लिए यहाँ पे स्टोरेज होता है। तो बेसिकली क्या है, वैक्यूल जो हमारा है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल का 70 से 80% ऑक्यूपाई करता है, जो और इसमें मोस्ट ऑफ द आपके वाटर फिल होते हैं। और जो डस्टबिन की तरह यानी खुला कुछ स्पेस होता है, इसमें एम्प्टी होता है। तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस आ जाएंगे सेल में बचे हुए तो उनको स्टोरेज का काम करेगा। और जो भी मिनरल वगैरह होंगे, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन जो भी कुछ है, वाटर वगैरह, इसको भी एक्स्ट्रा मतलब लेके रखा रहेगा फर्दर यूज के लिए। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस क्यों बोलते हैं, तो उसमें खास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसके पास खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस, और राइबोसोम। राइबोसोम क्या था, हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री थी। तो इसको फिर प्रोटीन अपने आप खुद बना लेती है। और यहीं आपका क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल, जिसको अलग वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो क्रेब्स साइकिल एक होती है जिसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी बोल तो एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि 38 एटीपी होती है रिक्वायरमेंट। और क्या है, चलिए बस समझते हैं इसको। हमारी माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार होगी। इसमें क्या होते हैं, दो फोल्ड होते हैं, एक होता है आपका इनर फोल्ड और एक होता है आउटर फोल्ड। जो इनर फोल्ड होता है ना उसको क्रिस्टाई बोलते हैं, और जो आउटर वाला है उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। और यही क्या होता है, तो देखते हैं ये क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल बोले तो ऊर्जा का गृह बोलते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को। और क्या है, आउटर जो था मैट्रिक्स था, इनर वाली क्रिस्टाई थी। एंड हैविंग ओन डीएनए राइबोसोम, तो इनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी इनके पास खुद ही का होता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, एटीपी फॉर्मेशन। वही आपको क्रेब साइकिल चला करके बनाएंगे। क्रेब साइकिल जो है जिसको आगे वीडियो में बात करेंगे। ये तो रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और मेन बात ये है कि ये दोनों में मिलेगी आपको, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल में। जबकि जो वैक्यूल था आपका वो केवल और केवल प्लांट सेल में मिलेगा। तो अब देखते हैं आगे के जो भी कुछ ऑर्गेनल से बचे हुए हैं। जो हमारा लास्ट ऑर्गेनल होने वाला है वीडियो का वो क्या हमारा प्लास्टिड। इसके बाद बात करेंगे सेल डिवीजन की और जो भी कुछ यूकेरियोटिक प्रोकैरियोट होता है उस पर। तो देखते हैं प्लास्टिड क्या होता है। तो बोर्ड जाने से पहले बस समझते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो हमारा है ना, ये केवल और केवल प्लांट सेल में मिलेगा। और क्या ये एक प्रकार का पिगमेंटेशन का काम करता है। इसमें जो आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब तीनों को एक बार करके देखेंगे, उससे पहले थोड़ा देखते हैं। जो प्लास्टिड है ओनली इन प्लांट सेल, जैसे एक और बात की थी सेल वाल, तो वो भी केवल प्लांट सेल में थी। वैक्यूल जो था वो भी केवल प्लांट सेल में। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, केवल ये कहाँ मिलेगा आपको, प्लांट सेल में। और इसका होता क्या है, ये पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल प्लांट को पिगमेंट देगा। पिगमेंट 3 को देगा आपका। फर्स्ट हमारा क्या होने वाला है, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट।
थर्ड हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब देखते हैं जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है, ये केवल आपका कलर प्रोवाइड करेगा इसको। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, जैसे कि आप फ्रूट को मान लेते हैं, कोई फ्रूट रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज वगैरह, और वहीं प्लांट फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में डिफरेंट कलर में प्रोवाइड होते हैं। तो ये किसके लिए होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। वहीं क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। ग्रीन पिगमेंट बोलते तो केवल लीफ में आपको मिलेगा, और जब प्लांट छोटा तो उसके आपको स्टेम पर भी मिलेगा। तो ये ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही थाइलाकॉइड वगैरह जो भी कुछ होते हैं, आई का जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है यहीं से होती है, जिसको आगे थोड़ा हायर में बात करें। अभी का इंट्रोडक्शन था इसका। अब जो होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, यानी कि जैसे सलजम वगैरह हो गया या फिर आलू हो गया, ठीक। तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज होता है। और ना ही वहाँ कोई ग्रीन कलर दिखता है, ना ही कोई रेड येलो वगैरह कुछ, जैसे हमारे रेडिश होगी मूली, तो वो भी क्या होगा, स्टोरेज से काम करेगा। वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूकोप्लास्ट। इसका मेन रोल क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। और ये किसी प्रकार का पिगमेंटेशन, यानी कि किसी प्रकार का ज़्यादा कलर नहीं रहता है। हाँ, जब यदि फोटोसिंथेसिस जिसको सनलाइट यदि मिलती है किसी कारणवश, तो फिर अपना कोई कलर ले लेता है, जैसे हम आलू में देखते हैं। तो क्या होता है कि यदि कहीं थोड़ा सा मिट्टी हट गई वहाँ की, तो देखते हैं वहाँ पर ग्रीन टाइप का हो जाता है, फिर ब्लैकिश हो जाता है। तो वो इसी कारण होता है, थोड़ा सनलाइट इसमें लग जाता है। तो वही यदि किसी चीज़ के रूट देखें तो मोस्ट ऑफ वहाँ वाइट दिखती है, तो इसी कारण होता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता इसलिए। तो ये होगा हमारा ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब इसके बाद देखेंगे हमारा सेल डिवीजन, दैट इज कोशिका विभाजन। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं अपन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बोलते हैं कोशिका का विभाजन। इसमें होता क्या है, जो अपनी पेरेंट सेल जो एक है ना, यहाँ हमारे जो पेरेंट सेल है, अब ये क्या डिवाइड करेगी अपना डॉटर सेल, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार कुछ अपना डिवीजन करती रहती है। तो इसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है, जिसमें आप बात करते हैं कि मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह। तो उसको एक अलग वीडियो में बात करेंगे सेल डिवीजन से। यहाँ थोड़ा सा बस ओवरव्यू देखते हैं। तो सेल डिवीजन आपका 2 टाइप का होता है, मिटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। एक बोले तो अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा बोले तो समसूत्री विभाजन। जो मिटोसिस होता है आपका वो इक्विटेशनल डिवीजन होता है, तो वही मियोसिस जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शन बोले तो रिडक्शन से मतलब कुछ घट रहा है यहाँ पे, और इक्विटेशन बोले कुछ बराबर बराबर। तो एक एक चलिए फिर बेसिक समझते हैं। जब आपका मिटोसिस है उसके बोलते हैं इक्विटेशनल डिवीजन, ठीक है। एक आपकी चलिए सेल है पेरेंट सेल, और ये टूटे यानी कि अपने डॉटर सेल में। तो यदि ये 2n है, 2n बोले तो क्या करेगी, इक्विटेशन वाला में बराबर बराबर आएगा। तो यहाँ पे 2 आएगी और यहाँ भी 2 आएगी, फिर इससे आपका 2 बनेगा, फिर इससे भी आपका 2 बनेगा, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे मतलब बढ़ते जाएगी। तो वहीं यदि बात करें रिडक्शनल की, तो यहाँ पे यदि आपकी 2n सेल है ना, 2n, तो आपका n में टूटेगी, यानी कि यहाँ केवल एक टूटेगा। यदि 2 है, एक सेल है तो इससे पहले 2 बनेगी, फिर इससे 1 बनेगी, फिर इससे 1 बनेगी। तो यहाँ जो था क्रोमोसोम मटेरियल जो है ना हाफ हो जाता है मियोसिस में, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। लिख लेते हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम का होता है हाफ नंबर रहते हैं, यानी कि पहले आपका 46 है, तो इसमें क्या होता है 33 33 हो जाएगा, यानी कि। और यानी इसमें बात करें मिटोसिस में, तो यदि आपका 44 है, ठीक, 46 होता है, यहाँ पे आपका 46 यहाँ भी होगा, 46 यहाँ भी होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन। तो ये क्रोमोसोम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसका काम क्या होगा। तो जो माइटोसिस डिवीजन होता है 2n जैसे इक्विटेशनल डिवीजन, जहाँ पर सेल यदि 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ फिर 2 2 कट के आएगी। तो ये आपका सेल रिपेयर में काम होता है और डेवलपमेंट में। जैसे यदि कोई सेल डैमेज हो गई है तो उसको भरने का काम करेगा। तो वहीं यदि मियोसिस की बात करें तो रिडक्शनल डिवीजन है, जो कि 47 है, यहाँ 46 था, तो 23 एंड 23 यहाँ बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा क्रोमोसोम आपका हाफ इस डिवीजन में। तो ये इसलिए पार्टिसिपेट करती है आपकी रिप्रोडक्शन में। जैसे मान लीजिए यदि ठीक हमारे पास है 46, यहाँ से 23 आ गया एंड 23 यहाँ से। तो मान लीजिए आपका कोई मेल था, ठीक, यहाँ से अपना एक दे दिया हाफ पेयर, एक ये तो कोई आपकी फीमेल है,
यहाँ से भी 23 आ गया, तो 23 मिल करके 46, यानी कि एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए जो मियोसिस डिवीजन होता है इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम मटेरियल हाफ हो जाता है और ये पार्टिसिपेट कहाँ करेगी, रिप्रोडक्शन में। तो वहीं जो इक्विटेशनल डिवीजन होता है, मेटासिस डिवीजन, वो आपका डेवलपमेंट में एंड किसी चीज़ को कि कुछ सेल वगैरह डैमेज उसको भरने में काम करेगा, रिपेयर में फिर से काम करेगा। तो ये रहा हमारा सेल डिवीजन। तो जो भी अब बाकी यूकैरियोट प्रोकैरियोट, तो चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो यूकैरियोट बोले तो इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, तो इनकी वेल डिफाइंड होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। वहीं यदि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि प्रो द वर्ड इटसेल्फ टोल्ड। यदि प्रोकैरियोट्स की बात करें, वेट भाई, एक हमारी यूकैरियोट, दूसरा हमारी प्रोकैरियोट। प्रो बोलते हैं फाल्स, प्रोकैरियोट इसमें क्या होता है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, यानी कि फिर इसमें होता क्या है, क्रोमोसोम मटेरियल कुछ होता है ना, डीएनए वगैरह, तो उसका जो होगा ऐसा ही आपका रैंडमली से मूवमेंट करेगा सेल में। तो यही यूकैरियोट्स की बात करें, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका होता है, इसमें हर चीज़ सिस्टमेटिक वैसे होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये हम लोगों में मिलता है ह्यूमन में। तो वहीं यदि बात करें तो प्रोकैरियोट्स कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मिलता है। तो ये रहा वीडियो, बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, प्लीज़ जो भी कुछ यदि रिक्वायरमेंट और फीडबैक देना हो तो प्लीज़ दीजिए, और चैनल को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।